आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल की 10 महीने की दिवंगत बच्ची आलिन शेरिन अब्राहम को आपको बता दें कि भावभीनी श्रद्धांजलि उनकी ओर से अर्पित की गई। और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अंगदान के माध्यम से वह अमर हो गई है। उन्होंने यह भी लिखा है कि इतनी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली बच्ची के माता पिता ने उसके अंगों का दान कर मानवता की मिसाल को पेश कर दिया है। यह निर्णय न केवल साहसिक है बल्कि कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन भी देने वाला है। उन्होंने शोक स्तब्ध परिवार को उनके प्रति संवेदना को व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी यह पहल हमेशा याद रखी जाएगी और मानवता के इतिहास में एक प्रेरणादायक उदाहरण भी इसे बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केरल स्टोरी 2 पार्ट फिल्म को प्रतिक्रिया पर देते हुए चुनावी समय में बीजेपी का उद्देश्य साफ कहा है। और जहां आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस फिल्म के माध्यम से जनता खासकर की महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। इरफान अंसारी का कहना है कि यह फिल्म केवल समाज में नफरत और विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। और जहां उन्होंने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की तो वहीं उन्होंने कहा कि यदि यह फिल्म झारखंड में दिखाई जाती है तो यह राज्य के लिए ठीक नहीं होगा। चला दे रहा है और भाजपा ये लोग जानते हैं, पब्लिक को गुमराह कर दिया ये लोग। मैं बार बार बता रहा हूँ भाजपा को, बाज आ जाओ यार। ये मूवी दिखाकर पब्लिक और खास करके हमारी माँ बहनों जो बैठती हैं घर में, उनका दिमाग खराब कर दे रहा है ये लोग। अनाप शनाप बताइए, जो मन सोच चला दे रहा है। और भाजपा जो सेंसर बोर्ड उसका पास कर दे रही है, इस पर बैन लगना चाहिए। ऐसी मूवी पर बैन लगना चाहिए। और झारखंड में आएगा तो ठीक नहीं होगा। हम लोग ये लोग जानते हैं, पब्लिक को गुमराह कर दिया ये लोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल के मुख्यमंत्री के केरल स्टोरी पार्ट 2 पर दिए गए बयान को लेकर अब बीजेपी के झारखंड के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि फिल्म पर अंतिम फैसला सीबीएफसी करेगा और जहां इसके प्रदर्शन को लेकर भी सक्षम प्राधिकरण है। जहां उन्होंने केरल के सीएम विजय की आपत्ति पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि किसी राज्य सरकार को फिल्म पसंद नहीं आती तो वह अपने स्तर पर उचित निर्णय ले सकती है। अगर सच्चाई दिखा, अब पता नहीं विजयन साहब को क्यों इस बात से प्रॉब्लम है कि कोई अगर सच्चाई दिखा रहा है उनके राज्य की, अगर उनको इस सच्चाई से इतनी ही परेशानी थी तो ऐसे सिचुएशन क्यों होने दिया साहब अपने राज्य में। अभी तो काफी लंबे समय से उनकी ही जो है गठबंधन है वो पावर में है। और जिस तरीके से केरला में वहां के मुसलमान युवकों के एक बड़े सेक्शन के द्वारा वहां न सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, बल्कि क्रिश्चियन बेटियों के साथ भी यही करतूत करते हैं वहां के कुछ मुस्लिम युद्ध। और ये जानबूझकर एक सिस्टमैटिक तरीके से विदेशों की फंडिंग है इसमें, और वो युवकों को प्रोत्साहित करती है कि इनका रेप कीजिए, इनका धर्मांतरण कराइए और फिर इनको छोड़ दीजिए। तो अगर सच्चाई दिखा दी थी केरला स्टोरी पार्ट 1 ने तो इनको मिर्ची लग गई थी। और केरला स्टोरी 2 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को कॉल लेने दीजिए ना। आपके राज्य में अगर आपको पसंद नहीं है तब फिर आप उचित निर्णय लीजिएगा, लेकिन पहले से आप किसी पिक्चर के बारे में इसलिए पूर्वाग्रह बनाकर बैठ गए हैं कि वो आपके राज्य की हकीकत को दिखा रही है, तो ये तो बेकार और शर्मसार करने वाला बयान है। आपको राजधर्म निभाना चाहिए साहब, आपके लिए सब लोग बराबर हैं। सिर्फ मुसलमानों के तुष्टीकरण में आपने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अब पता नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बार बार मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछता हूं कि उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए, उनके साथ एक रात बितानी चाहिए, तब जाकर उन्हें आम जनता का दर्द समझ में आएगा। मरांडी का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि केवल शासन और प्रशासन की बैठकों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान की सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकामी दिखाई है।
हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसकी जमीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो जमीन के बदले उतनी जमीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत से जातियां होती है जो जमीन को देना भी सरकार को चाहती है, जमीन को बेचना भी चाहती है, क्योंकि वो अन्यत्र काम भी वो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर-बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिलें, तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं का आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बैठाया है, कल वही जनता आपको वहाँ से उतार देगी। इसलिए मैं कहूँगा कि जमीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा, हमें उस बात। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य में कथित 10,000 करोड़ रुपए के मामले को गंभीर उस पर सवाल उठाए हैं, जहां उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पहले बाबूलाल मरांडी और विधायक सरयू राय ने भी सामने रखा था। सेठ का कहना है कि इस बड़ी राशि को कोई भी स्पष्ट हिसाब अभी तक नहीं है और जहां मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, उनकी ओर से यह कहा गया और उन्होंने ये सही संभावित रूप से बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि यदि इसके निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद ही जरूरी है। बाबूलाल मरांडी जी ने जो विषय उठाया है, उनको ध्यान है, सरयू राय जी ने मामले उठाया, 10,000 करोड़ रुपए को हिसाब नहीं है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। वो 10,000 करोड़ रुपए गए कहाँ, क्या हुआ 10,000? अरे 10,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, इससे झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। ये तो जांच का विषय है कि ये 10,000 करोड़ कहाँ चले गए, किस खाते में गए, कहाँ निकल गए, और इसका तो पूरी तरह हम कह सकते हैं सरकार को संज्ञान लेकर जवाब देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी और सरयू राय जी जो प्रश्न। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने भारत के गठबंधन की टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की जनता बीजेपी से तंग आ चुकी है और स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण है। जहां राहुल गांधी की मेहनत रंग लाएगी तो वहीं राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। ये बातें उनकी ओर से कही और जहां इसका मतलब है कि बीजेपी भाग रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये भाग रही है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से तबाही एकदम त्राहिमाम कर रहा है, तो ये बातें कहाँ से आ रही है? तो मैं लगता है एक साजिश है और आदरणीय राहुल गांधी जी का मेहनत रंग लाएगा। सदन में जब आप सोचे राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, मतलब भाजपा डर रही है, भाग रही है भाजपा। स्पीकर रोक रहे हैं। बताइए, मैं तो सदन में अभी सदन से मैं ये बातें रख रहा हूँ। नियमावली गरिमा ये कहती है सदन की कि नेता प्रतिपक्ष जो भी हो, जब भी खड़ा हो बोल सकता है। स्पीकर को ये राइट नहीं है कि आप उनको रोक सकते हैं। हम लोग भी बोलते हैं, हमारे अध्यक्ष भी बोलते हैं, जब भी बाबूलाल जी खड़े होते हैं हम लोग मौका देते हैं उनको, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं वो। अब ये कहना कि नहीं आप जो टॉपिक है उसी पे बोलिए, ये तो कहीं लगता है कि हमारे संसदीय परंपरा पर हम
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सांसद राहुल गांधी के बयान पर झारखंड में बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नफरत फैलाने वाले और झूठे व्यक्ति हैं। मैं उन्हें नफरत फैलाने वाला इसलिए भी कहता हूं क्योंकि वे वरिष्ठ नेताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने पूरे मोदी परिवार को अशब्द कहे हैं और जहां राहुल गांधी को अशब्दों का प्रयोग करने की आदत भी हो गई है। आप यह देखिए, राहुल गांधी जी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के एक हैबिचुअल हेट मॉन्गर और हैबिचुअल लायर है। हेट मॉन्गर मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़े नेताओं के लिए घटिया टिप्पणी करते हैं। आरएसएस के लिए घटिया टिप्पणी कर दी, प्रधानमंत्री जी के लिए कर दी, गृह मंत्री जी के लिए कर दी, पूरे जो मोदी कम्युनिटी है उसके लिए गालियां दे दी। तो राहुल गांधी जी आदतन ऐसे गालीबाज हो गए हैं कांग्रेस के नेता, जो खाली कोठी का चक्कर लगाते रहते हैं। और ये तो दगे हुए कारतूस है साहब। यहाँ जहां भी जाते हैं चुनाव हरवाते हैं, तो बेहतर है कि कुछ कोर्ट में समय भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट बीजेपी पर अब नेता आपको बताते चलें कि गौरव वल्लभ ने कहा है इस पर कि विपक्ष और खास करके राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी विपक्ष के विलासिता, आराम और सुरक्षा पर खर्च होता है और जहां प्रबुद्धजनों और युवाओं के साथ विकसित भारत के बजट को लेकर हुए परिचर्चा में गौरव वल्लभ ने विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश के लोग ऑपरेशन सिंदूर जैसी महती घटनाओं पर गर्व महसूस कर रहे थे तो विपक्ष के संसद में खड़े होकर केवल एक ही सवाल उनकी ओर से किया गया था कि हमारे कितने लड़ाके शहीद हुए हैं। देखिए, जो हम जब ये माइक भी खरीदते हैं तो इस पे जीएसटी देते हैं। इस जीएसटी का पैसा देश के एलओपी के ऐशो आराम सुरक्षा पे खर्च होता है और देश का एलओपी संसद में खड़े होके जब ऑपरेशन सिंदूर पे पूरा देश उत्साहित है तो ये पूछता है हमारे कितने फाइटर डाउन हुए। इससे बेतुका और देश के खिलाफ सवाल कोई पूछ नहीं सकता। उनसे हमने उम्मीद की थी कि वो ये पूछेंगे पाकिस्तान के कितने फाइटर डाउन हुए, पाकिस्तान कैसे घुटने पे आया, कौन कौन से पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स थे, जो जगहें थी, जो आतंकी ठिकाने थे जो ध्वस्त हुए। पर उन्होंने उल्टी बात की। तो मुझे ये लगता है कि देश के एलओपी से सीरियस पॉलिटिक्स की उम्मीद देश करता है और जिस तरह से एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के देश, ना केवल इमैनुअल मैक्रोन, दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और भारत एआई को दुनिया में एआई को लीड करने के लिए भारत के युवा और 144 करोड़ लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम जिस तरह से आईटी के हब थे, मैं आपको पूरे जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस तरह से सरकार एआई पे फोकस कर रही है, ओरिजिनल अपने लर्निंग मॉडल्स तैयार कर रही है, एआई के इंडिजीनियस मॉडल्स पे फोकस किया जा रहा है। आने वाले समय में भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सिमडेगा जिले में सुदूर ग्रामीण और जंगली क्षेत्रों में नशा तस्करों के द्वारा किसानों को गुमराह कर बड़े पैमाने पर अवैध पोस्ता की खेती कराई जा रही है। आपको बताते चले कि कोलेबीरा के शाहपुर पंचायत जितिया टोली गांव में पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर तस्करों के द्वारा भारी मात्रा में प्रतिबंधित पोस्ता की खेती करवाई जा रही है और जहां जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि गांव के ही एक किसान के 3 से 4 एकड़ भूमि को पोस्ता की खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी भनक स्थानीय प्रशासन को भी नहीं है और इतनी भारी मात्रा में पोस्ता की खेती चर्चा का विषय आप बनती हुई नजर आ रही है और जहां स्थानीय ग्रामीणों ने इस अवैध खेती करने वाले तस्करों पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जामताड़ा से है जहां जुम्मे पर अकीदत का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। जिले भर की मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजियों ने जुम्मे की नमाज को अदा किया है और खासकर के पार्टी सरखेल डेहा की जामा मस्जिद और शहर की सुभाष चौक स्थित मस्जिदों में नमाज के दौरान भारी भीड़ उमड़ी और जहां जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अख्तर रजा ने रमज़ान के इस महीने की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह महीना इबादत, सब्र और अल्लाह को
राजी करने का है। उन्होंने लोगों से ज़्यादा इबादत करने और नेक रास्ते पर चलने की अपील की। आलम इस्लाम को 2026 का रमज़ान मुबारक तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करते हैं। रमज़ान मुबारक का ये पहला जुमा है जो कि आज पाक डी सर्कल डी जमा मस्जिद में अदा की गई है। इससे हम तमाम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त करें, साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, नेक बने, सब मिल कर के एक रहें। पहला जुम्मा में हम लोग जमा मस्जिद पांगडी में जुम्मे की नमाज़ अदा की। हमारे इमाम साहब भी हैं और हज़ारों सौ की तादाद में जुम्मे की नमाज। हम लोग चाहते हैं कि जुम्मा का नमाज तो हर साल होते हैं, प्रत्येक सप्ताह होते हैं, लेकिन ये सबसे अफजल जुम्मे की नमाज है जो रमज़ानुल मुबारक महीने में पढ़ा जाता है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ पूरे अवाम को, पूरे मुल्क के लोगों को कि आप अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस पाक रमज़ानुल मुबारक महीना में आप बाहयात हैं। इसलिए चाहें कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अपने गुनाहों से तौबा माफ़ी तलब करें और लोगों तक अच्छे संदेश पहुंचाएं और 5 वक्त की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ें, तरावी पढ़ें और कई ऐसे मुसीबत में लोग फंसे हुए हैं, सदका फितरा ज़कात उन लोगों तक पहुंचाएं और नेक इरादे के साथ आप रोज़ा रखें। और अब खबर रामगढ़ से है, जहां बच्चा चोरी की अफवाहों से पुलिस भी परेशान हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि इसे रोकने के लिए रामगढ़ एसपी ने विशेष पहल शुरू की और जहां इस पहल के तहत स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं वे किसी भी अनजान व्यक्ति या राहगीर को देखकर तुरंत पुलिस या फिर पेट्रोलिंग की टीम को इसकी जानकारी दें। तो आपको बताते चले कि पुलिस पूरे तरीके से क्षेत्र में इस समय तत्परता के साथ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और जहां सोशल मीडिया पर भी बच्चा चोरी होने की अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर पुलिस की ओर से सख्त एक्शन लिया जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। और जहां हाल ही में आपको यह भी बताते चले कि रांची से गायब हुए अंश और अंशिका की रामगढ़ जिले के रजप्पा थाना क्षेत्र के चित्रपुर से बरामदगी के बाद इस अफवाह का फैलाव तेजी से हुआ था और जिस पर अब पुलिस की ओर से नियंत्रण करना शुरू कर दिया गया है। देखिए, कहीं भी बच्चा चोरी की अगर किसी को सूचना मिलती है तो सबसे पहले कानून को अपने हाथों में न ले। सभी थाने के पुलिस ऑफिसर्स का नंबर है, जिले में मेरा नंबर है, तो कहीं भी ऐसा अगर बच्चा चोर घूमता हुआ दिखता है तो उसको आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करके उस व्यक्ति को सही सलामत सुपुर्द करके पुलिस को दे दे। या अगर घूमता हुआ दिखाई देता है तो हमारी गश्ती पार्टी है, हमारा टाइगर मोबाइल है, थाना प्रभारी है, आप किसी को भी सूचना दें। और बच्चा चोरी के नाम पे ये भी समझने की आवश्यकता है, उसमें सही तरीके से जांच करने की जरूरत होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है और जिले के 40 किसानों को दिल्ली और शिमला भेजकर कृषि के नए और उन्नत तरीकों की जानकारी उन्हें दी जाएगी। और जहां इस पहल का उद्देश्य किसानों के स्तर को ऊपर उठाना तो वहीं उनकी उपज को भी बढ़ाना है। जहां आज जिला उपायुक्त कार्यालय से जिला हॉर्टिकल्चर विभाग ने किसानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जहां उद्यान पदाधिकारी ने इस पर जानकारी दी है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से किसानों को फायदा होगा और वे अधिक सशक्त होंगे। उनका कहना है कि 2030 तक इस जिले को कृषि में एक मॉडल के स्वरूप में विकसित किया जाएगा। मैं काफी दिनों के बाद दुमका आया और ये जो चुनाव है नगर परिषद का या नगर निगम का, नगर निकाय का पूरे झारखंड में जो चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत चुनाव लड़ रही है और उसके पीछे कारण ये है कि खासकर पिछले 1 साल में जो सरकारें चली, तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।
इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।